गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो तक हम सब ने व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका क्षेत्र एवं व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यवसाय नीतियों के निर्धारण में योगदान टॉपिक हमने पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम सब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, समष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, इसके साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र यानी किन किन क्षेत्रों में समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो उनका अध्ययन करते हैं। हम उन सब सिद्धांतों के बारे में हम सब पर देखेंगे। जैसे दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है, रोजगार का सिद्धांत है, मुद्रा का सिद्धांत है, सामान्य कीमत स्तर है, आर्थिक विकास है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत है, वितरण और व्यापार चक्र से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण, जो अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में विभाजित किया है अध्ययन की दृष्टि से, माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि जिसको अपन कहते हैं। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण यानी समष्टि जो ये शब्द है जिसको अपन मैक्रो कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मैक्रो कहाँ से आया? तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति मैक्रोस जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़े से, यानी जो लार्ज स्केल पर काम करता हो। जैसे अर्थ माइक्रो में क्या होता है? सूक्ष्म, यानी वो सूक्ष्म या छोटी। छोटी से मतलब ये है कि व्यक्तिगत इकाइयों से, और यहाँ पर बड़े से मतलब है जो आर्थिक समस्या है, जो आर्थिक सिद्धांत है, उनमें क्या पढ़ेंगे अपन? एक समूह के रूप में उनका जो सारी अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब के रूप में अपन उसको मानते हैं, और व्यक्तिगत की बजाय सामूहिक अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे व्यष्टि में अपन एक उपभोक्ता के द्वारा क्या उपभोग किया गया, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोग क्या रहा। व्यष्टि में अपन और इसके अलावा कुल रोजगार है, सामान्य कीमत स्तर है, राष्ट्रीय आय देश की क्या है, मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो समष्टि आर्थिक विश्लेषण है, समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र कहते किसे है? अपन ने शब्द का तो मतलब समझ लिया कि ग्रीक भाषा का जो शब्द है मैक्रोस, उससे लिया गया है जिसका अर्थ बड़े से होता है। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई मैक्रो इकोनॉमिक्स ही। उनमें प्रथम है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। प्रोफेसर बोल्डिंग ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि समष्टि आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत किसके भाग है? अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। यानी जो अर्थव्यवस्था है उसका वह भाग जो अपने को कुल औसत और समूह का अध्ययन करता है। यानी उद्योगों के समूह का अध्ययन क्या हो गया? समष्टि। केवल एक उद्योग का व्यष्टि। इसी प्रकार से एक उपभोक्ता का अध्ययन व्यष्टि। समूह मतलब सारे उपभोक्ताओं का कुल उपभोग जब अपन देखेंगे तो उसको समष्टि मानेंगे। तो ये अपन देख सकते हैं। इसी के साथ गार्डनर एकले ने क्या कहा है? गार्डनर एकले ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जैसे किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन उसके साधनों का किस सीमा तक उपयोग कर रहा है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जो किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन
और उसके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार क्या है तथा सामान्य कीमत स्तर, यानी जो अभी जो अपन ये नीचे क्षेत्र है, ये जो आपको बताया है, इन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अब अपन कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी अर्थव्यवस्था का वह भाग जिसमें आप समूह का अध्ययन करते हैं, चाहे वह रोजगार क्षेत्र का हो, आय क्षेत्र का हो, कीमत स्तर का हो या उपभोग क्षेत्र का हो। सामूहिक अध्ययन, समूह का अध्ययन क्या कहलाएगा, समष्टि। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र को अपन किन किन से, स्कोप क्या है इसका है, उनको अपन बिंदुवार देखेंगे कि इसका राष्ट्रीय आय, रोजगार प्रभाव है, इसका मांग है, समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, कुल बचत क्या है, कुल निवेश क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, ये सब इनका अध्ययन अपन इनमें विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। इनके तहत उनमें पहला बिंदु है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, यानी किसी भी राष्ट्र की उनके किसी भी वित्तीय वर्ष हो, जैसे एक वर्ष के भीतर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो योग होता है वह राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। तो उस राष्ट्रीय आय की धारणाएं, उससे संबंधित उसके विभिन्न तत्व क्या है, राष्ट्रीय आय को मापेंगे कैसे हैं, उसका अध्ययन का क्षेत्र जो सारा है राष्ट्रीय आय से संबंधी, वो अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। इसके साथ है आगे है रोजगार का सिद्धांत। रोजगार यानी किसी देश के निवासी व्यक्तियों को जो वह रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या बेरोजगारी की समस्या तो नहीं है, इसमें रोजगार और बेरोजगारी की समस्या है। तो रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्व, जैसे उनकी प्रभावपूर्ण मांग क्या है, उसके मुकाबले कुल पूर्ति कितनी है, कुल उपभोग क्या है, कुल निवेश क्या है, कुल बचत क्या है, इन्हें और इनके मल्टीप्लायर्स का अध्ययन इसके तहत अपन करेंगे। अगला बिंदु है मुद्रा का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मनी क्या है, रोजगार के स्तर पर मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है, मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव अपन समझेंगे। जो मौद्रिक अर्थशास्त्र है वो इसी का एक हिस्सा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्य और उसके संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का भी अध्ययन अपन मेरे को देखने को मिलेगा। अगला बिंदु है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। अपन व्यष्टि में देखते हैं कि कीमतों का निर्धारण करते हैं, तो उसका अपन व्यष्टि में समझते हैं। लेकिन जब अपन पूरे देश भर का कीमत स्तर देखेंगे कि देश में क्या मुद्रा स्फीति है या मुद्रा विस्फीति, मतलब मुद्रा संकुचन तो नहीं है देश में, या फिर मुद्रा की अधिक कीमतें तो नहीं है, तो ये क्या होते हैं, मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन और भी उसके अन्य बिंदुओं का अध्ययन अपन इस सामान्य कीमत स्तर सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। कि राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, क्या वाकई में वहाँ के उस देश के निवासियों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियों का अध्ययन भी होता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत से तात्पर्य समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार का अध्ययन इसमें किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश की सीमाओं के मध्य किया जाने वाला व्यवसाय,
वो चाहे आयात हो चाहे निर्यात हो। तो आयात और निर्यातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत भी होते हैं, टैरिफ भी लोग लगाते हैं, तो उनसे संबंधित अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में इसका काफ़ी महत्व है। अगला बिंदु है वितरण का समष्टि सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण का मतलब जो साधन लागत होती है, जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स का अध्ययन अपन उसमें करते हैं यूनिवर्सिटी में अलग अलग। जब उनके जो लाभ, जैसे उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि पूंजी श्रम साहस। तो भूमि को लगान मिलता है, मजदूर को श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, और जो जोखिम लेते हैं उनको साहस को लाभ होता है। तो इन सभी का, इनके जो संबंधित सिद्धांत हैं उनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। लास्ट है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। तो व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल्स जो होते हैं बिजनेस में, वो किस प्रकार से आते हैं जाते हैं, उनका ये क्या नाम है, अपन कहते हैं इनको कि इनका फ्लो किस प्रकार से चलता है, ट्रेंड एनालिसिस उनका क्या है। तो उससे संबंधित जो सिद्धांत है व्यापार चक्रों से, वो अपन देखते हैं। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में समष्टि अर्थशास्त्र जो सामूहिक अध्ययन होता है उनमें इसका अध्ययन का क्षेत्र होता है। तो आज की वीडियो में हम सब ने समष्टि आर्थिक विश्लेषण के तहत इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, समष्टि की उसकी परिभाषा और अध्ययन के क्षेत्रों का बारे में हमने समझा। आगे की वीडियो में हम सब समष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यावसायिक नीति निर्धारण में योगदान बिंदुओं को समझेंगे। धन्यवाद।